कि कैसे स्पेनिश व्यक्ति को छुरा मारा जा रहा है। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, सामने जो तस्वीर चल रही है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। और जिसको ये छुरा मारा गया उसकी जान चली गई। अब तक जो जानकारी मेरे पास आई है, स्वेटा के तट पर करीब 57 जो प्रवासी थे उनकी मौत हो गई है। यह हादसा नहीं है, बल्कि यह सुनियोजित भीड़ और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच के पैदा हुआ एक भयानक दबाव था। उसका यह नतीजा था। जब हजारों की संख्या में लोग समुद्र की लहरों को चीरते हुए तट की ओर बढ़े तो किनारे पर स्पेनिश सेना और दंगा नियंत्रण पुलिस ने घेराबंदी की। जैसे ही प्रवासियों के किनारे पर कदम रखा, उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अचानक हुए इस हमले से पानी में तैर रहे और कटीली बाड़ों पर चढ़े लोगों के बीच जबरदस्ती अफरा तफरी मच गई। पीछे से आ रहे हजारों लोगों के धक्के से आगे खड़े लोग पानी में डूबने लगे और बाढ़ के नीचे दब गए। तैरने में असमर्थ कई लोग, बच्चे पानी के अंदर सांस न ले पाने के कारण डूब गए, जबकि किनारे पर मची भगदड़ में दर्जनों लोग पैरों के नीचे कुचले गए। ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये उसी की भीड़ है। हालत इतने ज्यादा बेकाबू थे कि स्पेन सरकार ने तुरंत आपातकाल का ऐलान किया। स्वेटा सीमा पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को वहां तैनात कर दिया, सेना को तैनात कर दिया। तट पर मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी थे, आई विटनेस थे, उन्होंने जो मंजर देखा वो किसी भयानक सपने से कम न था। सेना के जवान अपनी बंदूक और लाठियों के साथ प्रवासियों को पानी में ही रोकने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। दूर समुद्र में तैर रहे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन लहरों का शोर उनकी आवाजों को निगल रहा था। तट पर लाठियों के चलने की आवाजें और पानी में तड़पने हुए इंसान का दृश्य देखकर स्थानीय लोग भी डर गए, सहम गए, सिहर गए। हवा में आंसू का तीखा धुआं और बारूद की गंध फैली हुई थी। समुद्र का पानी लाश और तैरते हुए कपड़ों से पट चुका था और वो दृश्य वाकई भयानक था। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्वेटा शहर के बारे में जानकारी दे देता हूं। स्वेटा का कुल जो क्षेत्रफल है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 18.5 से लेकर 19 करीब 9 वर्ग किलोमीटर का है। बहुत बड़ा नहीं। यह एक छोटा सा प्रायद्वीप इलाका है जिसकी जमीन की सीमा मोरक्को के साथ केवल 8 किलोमीटर की कटीली बाढ़ के साथ घिरी हुई है। इतने छोटे क्षेत्रफल में स्वेटा की कुल आबादी लगभग 83,000 से 85,000 है। यह यूरोप के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहाँ पर मुख्य रूप से ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें स्पेनिश और मोरक्को मूल के निवासी शामिल। आप ये देखिए कि ये नई दिल्ली यानी कि लुटियन दिल्ली जो है, या फिर मुंबई के दक्षिण मुंबई का नरीमन पॉइंट है। नरीमन पॉइंट से बायकला तक के बराबर आप इसे मान लें। अगर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के द्वीपों की बात करें तो स्वेटा लक्षद्वीप के कुल जमीनी हिस्से में बस थोड़ा सा ही छोटा होगा। स्वेटा स्पेन का एक स्वायत्त यानी कि इंडिपेंडेंट शहर है और इसके नाते यूरोपीय संघ की सीमा में वो आता है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पर केवल स्वेटा और उसका पड़ोसी शहर मेलिला ही ऐसे 2 इलाके हैं जो यूरोप की जमीन की सरहद का काम करते हैं। और यही कारण है कि अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से भाग रहे प्रवासियों के लिए यह शहर यूरोप पहुंचने का सबसे आसान, सटीक और पहला मुख्य गेटवे बन जाता है। इसलिए लोग यहां पर पहुंचे थे। घुसे कैसे? सवाल यह है कि स्वेटा ही क्यों घुसे। आपको बता दूं कि प्रवासियों के लिए यूरोप पहुंचने का सबसे आकर्षण स्वेटा का विशेष दर्जा है। स्वेटा और इसका पड़ोसी शहर मेलिला पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पर मौजूद ऐसे ही 2 इलाके हैं जो सीधे यूरोपीय यूनियन की सीमाओं में आते हैं। यदि कोई प्रवासी इटली या फिर ग्रीस जाना चाहता है तो उसे हजारों किलोमीटर का लंबा और खतरनाक
भूमध्य सागरीय मार्ग तय करना पड़ता है, जहां पर नाव डूबने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती हैं। इसके मुकाबले स्वेटा बहुत करीब है। प्रवासियों का मानना है कि एक बार स्वेटा की जमीन आपने छू ली, उन पर यूरोपीय कानून और मानवाधिकार का जो नियम है वो लागू हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें शरणार्थी शिविरों में जगह मिल जाती है और स्पेन की मुख्य भूमि पर भेजे जाने का कानूनी रास्ता भी खुल जाता है। यही कारण है कि स्वेटा अवैध प्रवास का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है। वहां की सरकार भी परेशान हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? प्रवासियों के स्पेन आने के फैसले के पीछे दरअसल कोर्ट का एक फैसला है। आपको बता दूं कि स्पेन में प्रवासियों को लेकर कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। स्पेन के सुप्रीम कोर्ट और यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने पूर्व में कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख ये रहा है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया, पहचान और व्यक्तिगत सुनवाई के किसी भी प्रवासी को सीमा से तुरंत वापस नहीं धकेला जा सकता। अदालत के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर व्यक्ति को शरण मांगने का मौलिक अधिकार है। हालांकि आपातकालीन स्थिति में स्पेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए हॉट रिटर्न्स की नीति भी अपनाई है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह कदम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करता है, लेकिन स्पेन की सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का मामला बताकर अपने बल प्रयोग को जायज ठहरा रही है और ऐसे अप्रवासियों को वापस भेज रही है। ऐसे प्रवासियों को वापस भेज रही है। प्रवासियों को मोरक्को में आखिर समस्या क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, वो स्पेन क्यों आना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि मोरक्को को अक्सर अफ्रीकी प्रवासियों के लिए एक ट्रांजिट हब कहा जाता है, लेकिन यहां उनके हालात किसी नर्क से कम नहीं है। जो प्रवासी अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों से महीनों पैदल चलकर मोरक्को पहुंचते हैं, उन्हें वहां की पुलिस और स्थानीय प्रशासन के भीषण उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मोरक्को में इन अवैध प्रवासियों को ना तो कानूनी काम करने की इजाजत है और ना ही रहने के लिए घर मिलता है। ये लोग सीमा के पास जंगल और पहाड़ों में प्लास्टिक के तंबू बनाकर अमानवीय परिस्थितियों के रहने को मजबूर हैं। मोरक्को पुलिस अक्सर इनके शिविरों को जला देती है, इनका सामान छीन लेती है, इन्हें जबरन अफ्रीका के दूर दराज के रेगिस्तानों में छोड़ आती है। इस लगातार उत्पीड़न और भूकंप से तंग आकर ये लोग किसी भी कीमत पर स्वेटा की दीवार लांघने पर आमदा हो जाते हैं। अचानक स्पेन में घुसे प्रवासियों को कैसे वापस किया जाए? दरअसल 60,000 प्रवासियों के भारी हमले को नाकाम करने के लिए स्पेनिश सुरक्षा बलों ने एक व्यापक और आक्रामक निष्पादन अभियान चलाया। सीमा पार करने के कामयाब हजारों युवाओं को सेना ने घेर कर हिरासत में ले लिया। इसके बाद स्पेन और मोरक्को के बीच हुए एक प्रत्यर्पण समझौते के तहत बिना किसी कागजी कार्रवाई के प्रवासियों को सीमा पर बने लोहों के दरवाजों से वापस मोरक्को की सीमा में धकेल दिया गया। बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से सीमा पर कड़ा पहरा लगा दिया गया और जो लोग समुद्र में तैर रहे थे उन्हें स्पेनिश कोस्ट गार्ड की नौकाओं ने पकड़कर मोरक्को के तट पर मोड़ दिया। इस दौरान रोते बिलखते और मिन्नतें करते प्रवासियों को सैन्य बल के प्रयोग का सामना भी करना पड़ा। इसी तरह महज 48 घंटों के भीतर 80% से ज्यादा भीड़ को वापस खदेड़ दिया गया। लेकिन जो लोग अंदर आ गए उन लोगों ने